डियर ऑल, वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे। इसके पहले भी हम इंडियन सिविल सर्विस के बारे में बात कर चुके हैं आप लोगों से। तो आज हम फिर से इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो व्हाई इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस फॉर इंडिया, बिकॉज इंडियन सिविल सर्विस जो हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, कि जनरल टॉपिक एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड फॉर ऑल पर्सन वेदर दे आर कम्पीट। जो लोग कम्पिटिशन में नहीं भी दे रहे हैं, तो हर फील्ड में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरी फील्ड इट इज एप्लीकेबल। इंडिया के बारे में आप जानते हैं, इंडिया में दो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड दूसरा होता है आईआईटी एग्जामिनेशन। आईआईटी में जो एडवांस होता है आईआईटी मेडिटेशन के लिए, दैट इज वन ऑफ द toughest examination, but Indian civil service examination is still one of the most toughest examination all over the world। पूरी दुनिया में बहुत ही कठिन एग्जाम क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो सिलेबस है, इसमें जो पूरा सिलेबस कवर करना होता है, जनरल स्टडीज और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो 2 तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कोर के होते हैं और दूसरे जनरल स्टडीज के होते हैं। तो ये इतना सिलेबस ज्यादा होता है कि इसको एक साथ तैयारी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप नॉर्मली की तैयारी करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। इसको इस तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हु कैन बिकम आईएएस, आज का जो टॉपिक है मेरा, हु कैन बिकम एन आई, हु कैन बिकम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आईएएस ही बोलते हैं इसको। बहुत सारी पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, किसी भी सर्विस में जा सकते हैं। इसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, इनकम टैक्स की सर्विसेज होती हैं, ग्रुप ए एंड बी की सर्विस होती है, रेलवे की सर्विस होती है। देयर आर सो मेनी प्लम सर्विसेज अंडर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसको कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं? ये एक सामान्य तैयारी नहीं होती है, इसमें आपको पूरा डेडिकेट करना होता है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो इसके लिए कॉमन जिस चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए? नंबर वन, who is Indian citizen, attained 21 year of age and having graduation। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि 21 ईयर एज, एंड अपर जो एज लिमिट होती है वो 28 ईयर फॉर जनरल, एंड इसके बाद रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है उसमें। तो इट इज ए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 21 ईयर ओल्ड, एंड ही मस्ट बी ग्रेजुएशन। जो अलाउड सब्जेक्ट होते हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं, इसमें ये आपके लिए कंपल्सन नहीं होता है कि यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट। सपोज यू आर ग्रेजुएशन, हैविंग ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हैविंग ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यू कैन चूज इवन इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, एनी सब्जेक्ट यू कैन टेक, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनी सब्जेक्ट यू, दैट इज ए लिबर्टी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है, आपने उससे ग्रेजुएशन किया है या नहीं है, सिंपली यू आर ग्रेजुएट। नंबर 2, इसकी ये तो कॉमन चीजें हो गई। व्हाट रिक्वायर्ड फॉर दी अकॉर्डिंग टू जो इसका सिलेबस का स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है। सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि पर्पस क्या है, इतना वाइड सिलेबस क्यों रखा गया है। आईआईटी जैसा एडवांस एग्जाम क्यों नहीं दे देते हैं और हम बहुत टफ कर देते हैं उसको? तो ऐसा क्यों सिलेबस बनाया गया है, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ सिलेबस। तो उसमें क्या होता है, सर्विस ऐसी होती है इसमें आपको यू हैव टू टेक डिसीजन, यू आर द एक्चुअल गवर्नमेंट who work under the political master to make a decision, to make a policy decision। You have to implement government decisions, जो कि आपके पॉलिटिकल विंग होती है गवर्नमेंट की, जो जनता के द्वारा चुनी होती है, उनके जो काम करने के जो उनके जो डिसीजन होते हैं वो एक ब्यूरोक्रेट के, जो इन्हीं ऑफिसर्स के थ्रू को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, जो एडवाइस होती है सेक्रेटरी लेवल, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग फ्रॉम एसडीएम टू अप टू द सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, तो ये लोग जो है मेन एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को। तो ये बहुत बड़ा आपके अंदर जो नॉलेज होना चाहिए पूरी दुनिया का, पूरे देश का, उसके आपके जो डिसीजंस होते हैं उनका कितना इम्पैक्ट होगा आपके डिसीजन का। तो ये बहुत ही कूल माइंडेड पर्सन चाहिए, तभी हो सकता है जब एक ऐसे एग्जाम सिस्टम से आप आते हैं जिसमें सारा कुछ, सारा नॉलेज, चाहे वो इंडिया का नॉलेज हो, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। कुछ भी ऐसा जनरल स्टडी नहीं होता है जो इस सिविल सर्विस से बाहर होता है। क्वेश्चन दिमाग में बच्चों आता है कि कौन लोग इसको क्वालिफाई करते हैं, हु कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो हमने बताया कि सिंपली पहला काम ये है कि यू मस्ट बी
फर्स्ट ग्रेजुएट, पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है 21 ईयर ऑफ एज, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट 21 ईयर ऑफ एज। एंड एनी सब्जेक्ट यू कैन टेक। रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि आपको एक ऐसा जब पेपर लिखना होता है तो चाहे जर्नल स्टडीज के पेपर्स हो या एसे का पेपर हो, रिफ्लेक्ट योर ओवरऑल पर्सनालिटी। एवरी आंसर दैट यू राइट इन आंसर स्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। बचपन से लेके आपने तक जब आप पेपर राइट कर रहे हैं, जब अप टू द इंटरव्यू, जो ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल परसेप्शन क्या है, आपका अप्रोच क्या, नैरो माइंडेड तो नहीं है, तो वो क्वेश्चन जो आप लिखते हैं उसी से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कंप्लीट डेडिकेशन मांगता है, मतलब कि जो किताब में आपने पढ़ा है उसको एनालाइज करके अपने मन से आपने कितना उसमें अपना इनपुट कितना डाला, आपका परसेप्शन उस क्वेश्चन को, आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आपने एज इट इज लिख दिया या उसमें डिफरेंट अपना व्यू डाला है क्वेश्चन में। जिस तरह का एनालिटिकल अप्रोच अगर आपके अंदर है, यू कैन राइट ए बेटर आंसर एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। जब एग्जामिनर आपके यहाँ पे चेक कर रहा होगा तो उसको लगना चाहिए कि ही इज लर्निंग फ्रॉम यू। जब उसको लगेगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, ही इज लर्निंग फ्रॉम योर अप्रोच, जो आपने उसमें व्यक्त किया है, ही फील वेरी एक्साइटेड दैट समथिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी इससे पहले हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में। तो जो क्वेश्चन आप लिख रहे होते हैं इसका मतलब ये होता है व्हाट इज योर इनपुट इन योर क्वेश्चन। जो कुछ आपने लिखा है किताब में, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, नेट में अवेलेबल है। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, डीप एआई आ गया है, यू विल गेट आंसर। बट दीज आर कॉमन थिंग। जो चीज आपके माइंड में है, आपका परसेप्शन है, जो क्वेश्चन आप लिखेंगे उसमें कितनी नॉवेल्टी है, कितना आपका इनपुट है, दैट डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। उससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ये तभी आएगा जब आपका इंडिपेंडेंट विजन बनेगा। यू आर रीडिंग सो मेनी पेपर्स, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, सोशल डिबेट्स, क्वालिटी डिबेट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड क्वालिटी डिबेट्स इन न्यूज चैनल, एवरीवेयर। जब आपका डाइवर्स फील्ड से नॉलेज लेने के बाद जो अपना एक विजन डेवलप होगा, तब आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। दूसरी बात, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। तो सिविल सर्विस में ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यंग ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहती है, तो 3 चांस मैक्सिमम मिलता है, तो 3-4 चांस डिपेंडिंग अपॉन द सम एक्स्ट्रा चांसेस गिवन टू द अदर एस्पिरेंट्स और रिजर्वेशन कैटेगरीज। बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यू कैन बीट एग्जामिनेशन इन 2 चांस ओनली। कितना टाइम चाहिए? मैक्सिमम टाइम, अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन के टाइम में अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट को कवर किया, अगर स्टार्टिंग आपने ग्रेजुएशन से कर दिया है, तो you will further need only 1 year for complete preparation of the civil service examination. अगर आपने पहले से मन बना लिया during your graduation that we have to go for the civil service, then आपके लिए आसान होगा, क्योंकि पहले से ही एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स, एनसीईआरटी में जो नॉलेज होता है वो बहुत ही, क्योंकि उसको लिखने वाले जो ऑथर्स हैं, जिन लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स लिखी, बहुत ही ग्रेट, अपने अपने फील्ड के ग्रेट एकेडमिशियंस रहे हैं, रिसर्चर्स रहे हैं, उन लोगों ने लिखा है बहुत रिसर्च करके। तो उसमें जो आपको डेटा मिलता है, जो फैक्ट्स मिलते हैं, वो ऑथेंटिक फैक्ट्स होते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सभी को सलाह दी जाती है कि फर्स्ट यू गो नथिंग, एवरी एनसीईआरटी बुक वेदर इट इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, यू गो एंड यू मतलब अच्छे से पढ़ के आपके अंदर एक विजन डेवलप हो जाएगा कि क्या चीज, नॉलेज क्या है, नॉलेज सिस्टम हमारा क्या है, इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जियोग्राफी क्या है, कैसे लोग हमारे देश में रहते हैं, उनको क्या चाहिए, व्हाट एवरीथिंग यू विल नो। तो पहले आप एनसीईआरटी तैयारी कर लीजिए, इसके बाद स्पेसिफिकली यू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। बिकॉज आपको 2 सब्जेक्ट लेने होंगे, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं या फिजिक्स ले रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं या सोशियोलॉजी ले रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। ये ग्रेजुएशन में 1 सब्जेक्ट मिलता है, 2 सब्जेक्ट आपको करने होंगे। उसके बाद जर्नल हिस्ट्री के 2 पेपर्स होते हैं। ऐसे होता है एवरीथिंग यू रिक्वायर टू प्रिपेयर वेल। अगर आप उसी के अंदर चले आते हैं, कंप्लीट डेडिकेशन से तैयारी करते हैं, देन यू विल एंजॉय ड्यूरिंग लर्निंग। अगर ड्यूरिंग लर्निंग और आईएएस की तैयारी को अब आप एंजॉय कर रहे हैं, देन एवरीथिंग बिकम वेरी वेरी सिंपल। ये एंजॉय तभी करेंगे जब आपके माइंड में बहुत ही बड़ा एक गोल होगा, लक्ष्य होगा, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार बहुत छोटा एक यूनिट होता है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली। अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए करना चाहते हैं, राज्य के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं,
एक बहुत बड़ा गोल के माइंड होना। ये नहीं है कि हमें बहुत पैसा कमाना है, पैसा कमा के पैसा इकट्ठा करना, ये बहुत छोटे गोल होते हैं। ऐसे गोल लेके कोई आईएएस तैयारी नहीं। तो ये चीज है कि 1 साल मैक्सिमम यू विल रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तैयारी करने के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि तैयारी कैसे होती है, इसको तैयारी कैसे करते हैं। अगर कितना टाइम चाहिए पर डे, कितना टाइम चाहिए, तो पर डे डिपेंडिंग अपॉन 5 to 6 आवर्स। अगर 5 to 6 आवर्स यू आर डेली फाइंडिंग योर सेल्फ क्वालिटी टाइम, 5-6 घंटे डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, पढ़ने के लिए 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम लेके चल रहे हैं 5 to 6 आवर यू आर फाइंडिंग टाइम एवरी डे फॉर कंटिन्यूएशन इन 1 ईयर, देन आपके लिए सफिशियंट टाइम है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग 24 आवर्स में, 24 आवर्स में 5-6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, रेस्ट 16 से 20 आवर अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग, उस समय क्या कर रहे हैं जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 4 घंटा ही पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज सफिशियंट, बट जो रिमेनिंग टाइम है उस समय क्या कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते, सो मेनी एक्टिविटीज यू विल डू, बहुत सारी जगहों घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं। एवरी टाइम आपका जो गोल होना चाहिए दैट शुड बी फोकस। ये एक्टिविटीज हैं, ये आपका गोल है, तो सारी एक्टिविटीज आपके गोल की तरफ होना चाहिए। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, when you are not studying, then what you have studied, जो आपने पढ़ाई कर लिया है उसके बारे में थिंक कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में नए तरीके से सोच रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं। अपने ही लिख को एनालाइज कर, लिखने के बाद अपना शाम को लिखा और सुबह उसको एनालाइज कर रहे हैं, देन फर्दर राइटिंग एंड एनालाइजिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व मेक यू फर्दर टुवर्ड्स योर गोल, मतलब आपको गोल की तरफ ले जाएंगे। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उस समय उस टाइम का कैसे यूज कर रहे हैं, अपने दोस्तों में बात करें, लेकिन आपका फोकस है अपने गोल की तरफ, देन यू विल सर्टेनली सक्सेस आईएएस एग्जामिनेशन। आपको पहले अपने ऊपर विश्वास करना, यू कैन डू इट, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। देन यू मेक स्ट्रेटेजी। के लिए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, असम की ब्रह्मपुत्र नदी का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 1909 में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मालूम, बहुत चौड़ी, उसका बहाव बहुत ज्यादा था, तो पूरी दुनिया में रेलवे के लिए पुल का निर्माण करना था, तो पूरी दुनिया में ठेके थे, किसी ने उस ठेकों को नहीं दिया, क्योंकि बनाना बहुत कठिन था, क्योंकि इतना टाइम चाहिए होता था उसके लिए। पानी कुछ लोगों ने के पहले कुछ कंपनी ने स्टार्ट किया, सब पानी जहाँ बाढ़ आई सब बह गया। तो इंडिया यूपी का जो ब्रिज कारपोरेशन है उसने क्या किया, उसने ठेका ले लिया, उसने कहा हम बनाएंगे, कोई नहीं बना पा रहा, हम बनाएंगे। उसने क्या किया, पहले 2-3 साल से तैयारी किया, सामान वामान इकट्ठा कर लिया, जैसे ही नदी जब कम होती है गर्मियों में, उतने टाइम में उसने पूरा काम कर लिया। एंड बाकी के टाइम में जब एक बार सारे पिलर्स गड़ गए, तो बाकी जो रिमेनिंग फिनिशिंग वर्क है होगा उसने कर लिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था यूपी के ब्रिज कारपोरेशन के लिए, जो पूरी दुनिया में जो उस समय कंपनी थी पुल ब्रिज बनाने वाली, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उन्होंने पहले से प्लानिंग किया, पहले से सारा रिसोर्सेज, क्रेन, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती, मशीनरी, स्टील, सीमेंट, एवरीथिंग उसने तैयारी कर लिया। कितना मैन पावर चाहिए, सारी प्लानिंग करके पहले तैयारी कर लिया। तो सेम थिंग अप्लाई फॉर सिविल सर्विस। अगर आप सिविल सर्विस तैयारी करना चाहते हो, पहले आपके पास स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज, प्लानिंग, एवरीथिंग यू विल डू इट, देन स्टार्ट। जैसे एक प्लेन होता है, जब प्लेन रनवे पर बहुत पूरी ताकत से जाता है, पूरी वहां पर जो रनवे पर टेक ऑफ करना होता है पूरी ताकत से जाता है, उसके बाद उसके लिए फ्लाइट आसान होती है। सेम थिंग अप्लाई फॉर आईएएस के लिए। पहले आप पूरे रिसोर्सेज की इकट्ठा करिए, प्लानिंग करिए, और 1 साल पूरी तरीके से डिवोट हो जाइए उस पर, देन यू विल फाइंड, आपको लगेगा कि आप आसानी से इस परीक्षा को बीट कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं उसकी इसी प्लानिंग स्टेज में बीच में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको पहले अचीव कर लो, या तो उसको छोड़ दो, बाद में मिल जाएगा। अगर ये सर्विस ऐसी होती है कि जब आप आईएएस बन जाएंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा वो भी आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है, अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर अपने गोल से भटक जाएंगे, ना आपका गोल मिलेगा, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपको दूर ले जाएंगे, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या हो सकते हैं। दीज आर रिलेशन, अफेक्शन, अफेयर, ऑल दीज थिंग्स से आपको दूर होना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए माइंड में पढ़ने के समय वो चीज पर ध्यान जा रहा है, उससे आप फोकस करेंगे। जैसे कि द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को लेके गए कि उन्होंने पिज्जा रख दी पेड़ के ऊपर, उन्होंने पूछा आपको क्या दिख रहा है, सभी बुला के उन्होंने कहा पेड़ पत्ते सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन को बुलाया, उन्होंने कहा मुझे चिड़िया तो आंख दिख रही है। तो उन्होंने लगा कि ये फोकस है अपने गोल पर। बाकी लोगों को उन्होंने कहा तुमको अलग, किसी को
तीर चलना, किसी को गदा युद्ध, किसी को कुछ भी कर दिया, लेकिन अर्जुन को उन्होंने धनुर्विद्या दिया क्योंकि अर्जुन ही उसके लिए सुटेबल थे। सेम थिंग अप्लाई फॉर सिविल सर्विस। अगर आपको केवल अपना गोल दिख रहा है, बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं, पर्सनल रिलेशन, अफेयर, दुनियादारी, घर में प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमार है, कोई, आपका ध्यान वहीं जा रहा है, एवरीथिंग यू विल अचीव आफ्टर बिकमिंग आईएएस। तो पहले अपने गोल पर फोकस करिए और कोई बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, लगन है, अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपके मन में विश्वास है, आप कर सकते हैं, देन सर्टेनली यू विल अचीव योर गोल। थैंक यू। मुझे लगता है कि दिस इज ए वेरी कॉमन थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, बट इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, हम नहीं बन पाए। उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जिनकी वजह से हमने आपको ये सलाह दिया। जो एलिमेंट डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, उनको अगर आप उनसे दूर रहेंगे एंड कंप्लीटली यू डिवोट योरसेल्फ टू योर गोल, तब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।